साथ आई हूँ। टॉपिक का नाम है प्रोटोजोआ। देखिए, अपना पिछले वीडियो में मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कौन कौन सी कैटेगरी बनाई गई है, किस प्रकार की टेक्निक्स यूज में ली जाती है क्लासिफिकेशन करने के लिए, कौन से की कैरेक्टर्स को काम में लिया जाता है कि उससे क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो जाती है। मैंने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पृथ्वी के ऊपर, उनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्लांट किंगडम और दूसरा होता है एनिमल किंगडम। देखो, एनिमल किंगडम की यदि बात करें तो उनको नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया, कोडेटा व नॉन कोडेटा, जिसमें नॉन कोडेटा के अंदर फर्स्ट फाइलम होता है प्रोटोजोआ। देखिए, प्रोटो नॉन कोडेट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल। उसके बाद में आता है हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा के बाद में कोडेटा। देखो, हेमिकोडेटा होता है वो इकाइनोडर्मेटा के बाद में आता है और नॉन कोडेटा से पहले आता है। ये एक ऐसा फाइलम होता है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स तो होते हैं वो नॉन कोडेटा के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो कोडेटा के होते हैं, लेकिन कंप्लीटली किसी से मैच नहीं करते। इसके कारण इसका एक अलग से फाइलम बना दिया गया, इस फाइलम का नाम रखा गया है हेमिकोडेटा। अब इन सभी फाइलम को अपन एक डीपली स्टडी करेंगे, इनके अंदर कौन कौन से एनिमल रखे गए हैं और किस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। सभी प्रकार के कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अपन इनकी स्टडी करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो देखो, प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ की वैसे 4 क्लास होती हैं। प्रोटोजोआ की 4 क्लास होती हैं। क्लास के बारे में बाद में बताऊंगी मैं, लेकिन सिंपली बता देती हूँ एक बार। इसकी 4 क्लास होती हैं। एक होती है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, दूसरी होती है सार्कोडिना, और तीसरी जो क्लास होती है वो स्पोरोजोआ होती है, और लास्टली जो क्लास होती है वो सिलेटा होती है। 4 क्लास होती हैं। इनका कंपेरेटिव अकाउंट्स पढ़ेंगे अपन, उसके बारे में सारा आपको डिटेल से बता दूंगी, ठीक है। देखो, प्रोटोजोआ का मीन्स क्या होता है। प्रोटोजोआ का जो मीन्स होता है, प्रोटो का मीन्स होता है फर्स्ट, प्रोटो का मीन्स होता है फर्स्ट, और जोआ का मीन्स होता है एनिमल। अर्थात कर सकते हैं अपन कि वे एनिमल, कह सकते हैं कि वे एनिमल जो सबसे पहले उत्पन्न हुए हो, वे एनिमल जो सबसे पहले जिनकी ओरिजिन हुई हो, उन सभी एनिमल्स को प्रोटोजोआ के अंदर अपन रख सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि क्या हो, ये एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है, इन एनिमल की प्रोटोजोन्स की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसे प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। ऐसा कर सकते हैं स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ क्या कहलाता है, प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी साइंस की जिस ब्रांच में इनकी स्टडी की जाती है इसको प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। ये जो शब्द है प्रोटोजोआ, जो शब्द है, वर्ड है, शब्द है, वो गोल्डफस के द्वारा दिया गया, गोल्डफस के द्वारा दिया गया। ये जो प्रोटोजोआ जो शब्द है वो सबसे पहले गोल्डफस के द्वारा दिया गया, और ये जो प्रोटोजोआ जो फाइलम होता है वो 3rd नंबर का सबसे बिगेस्ट फाइलम होता है। ये जो फाइलम होता है वो 3rd नंबर का बिगेस्ट फाइलम होता है, बिगेस्ट फाइलम होता है। ये 3rd नंबर का सबसे बिगेस्ट फाइलम होता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इस फाइलम को R.H. वेहेटकर पंचजगत अवधारणा के अनुसार इस फाइलम को अपन प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं, क्योंकि इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर टाइप के एनिमल होते हैं। उनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो वेल डेवलप टाइप का होता है। ये सेल होती है, सेल तो वेल डेवलप टाइप की सेल होती है, इसलिए ये कौन से फाइलम के अंदर रखे, कौन से किंगडम में रखे गए हैं, प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। तो R.H. वेहेटकर के अकॉर्डिंग किसे रखा गया इसमें, प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया। इसे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर इसे रखा गया। देखिए, अब अपन इनकी जनरल कैरेक्टर्स की बात करें। जनरल, इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं, यदि उनके जनरल कैरेक्टर्स की अपन बात करें तो ये क्या होते हैं, ये जो एनिमल होते हैं सबसे सिंपलेस्ट एनिमल होते हैं। सबसे क्या होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एनिमल होते हैं।
सबसे सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव होते हैं। इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल होते हैं सिंपलेस्ट होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव का मीन्स होता है आदिम प्रकार की। आदिम प्रकार का मतलब इन एनिमल की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है भाई, ये फाइलम सबसे पहले है। एमीबा एक कोशिका सबसे पहले इसकी ओरिजिन हुई है। तो ये देखो ये क्या होगी, आदिम प्रकार की कोशिका होगी। एक ही कोशिका सभी प्रकार की फंक्शन कर रही है। देखो सिंपलेस्ट का मतलब एक ही कोशिका क्या कर रही है, एक ही कोशिका शरीर के निर्माण में भाग ले रही, एक ही कोशिका से कंप्लीट इसकी बॉडी बनी हुई है एनिमल की। तो ये क्या होगी, सबसे सिंपलेस्ट प्रकार की सेल होगी। दूसरा जो इसका कैरेक्टर है यदि अपन बात करें तो ये क्या होते हैं, ये जो एनिमल होते हैं प्रोटोजोन्स जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। माइक्रोस्कोपिक, ये प्रोटोजोन्स एनिमल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। तो आप कह सकते हैं अपन कि ये जो एनिमल होते हैं इन एनिमल को अपन नग्न आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इन एनिमल को माइक्रोस्कोपिक एनिमल भी कहा जाता है। तीसरी बात है आपको बॉडी स्ट्रक्चर से पहले हैबिट एंड हैबिटेट। देखिए यदि इनकी आदत और आवाज देखें तो इसमें क्या होता है, ये एनिमल होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग मुक्त जीवी। फ्री लिविंग का मीन्स होता है मुक्त जीवी, मुक्त रूप से रहने वाले। ठीक है। दूसरी होती है ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, दूसरों पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरा ये क्या होते हैं, सिंगल, कई बार ये सिंगल भी देखे गए, अकेले भी देखे गए, और कई बार ये एनिमल होते हैं कॉलोनियल भी देखे गए, एक ग्रुप के रूप में भी देखे गए हैं कॉलोनियल। फोर्थ नंबर जो इसका जनरल कैरेक्टर है वो है इसका बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर यदि इसके शरीर की संरचना की बात करें तो इसका शरीर होता है वो एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, और वो सेल भी होती है सबसे सिंपल प्रकार की सेल होती है। एक ही कोशिका से इसका संपूर्ण शरीर बना हुआ होता है, और सिंगल कोशिका भी सभी प्रकार के फंक्शन शो करती है। ये सिंगल कोशिका होते हुए भी सभी प्रकार के फंक्शन शो करती है, इसलिए इसको इस कोशिका को एसेलुलर या नॉन सेलुलर सेल भी कहा जाता है, या इन एनिमल को एसेलुलर या नॉन सेलुलर एनिमल भी कहा जाता है। देखिए इनके अलावा ये जो सेल होती है, ये जो एनिमल होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इन एनिमल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियस एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक जैसे अपन कह सकते हैं कि पैरामीशियम होते हैं, उसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इंग्लिश में देखें अपन तो इसमें क्या होता है, इसमें इन एनिमल के अंदर दो प्रकार का द्रव्य पाए जाते हैं। इन एनिमल के अंदर, इन प्रोटोजोन जितने भी एनिमल होते हैं, इसकी 4 जो क्लास होती है, इनमें जितने भी एनिमल होते हैं इनके अंदर दो प्रकार का लिक्विड पाया जाता है। देखो जैसे अमीबा लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना, इसमें लिक्विड हो रहा होता है ना, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। इसका जीव द्रव्य होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। जो एक होता है ये जो लेयर बनी हुई है, इसका जो बॉडी वॉल है, ये जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के पास में जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन एक्टोप्लाज्म। और जो सेंटर की ओर जो लिक्विड भरा हुआ होता है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म लिक्विड कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये जो एनिमल होते हैं, ये एनिमल एसेलुलर टाइप के एनिमल होते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें यदि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अपन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शारीरिक संगठन की बात करें तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है, इसमें न्यूक्लियस क्या हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या अनेक हो सकते हैं। ठीक है। यदि अपन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसी पॉइंट में आएंगे सारे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे पोरिफेरा के अंदर सेल लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एक कोशिकाओं से मिलकर पोरिफेरा एनिमल का शरीर बना हुआ होता है। सिलेंड्रेटा में टिश्यू लेवल का उत्तक
इस तरह का इसमें क्या पाया जाता है भाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन पाया जाता है। उसके बाद में अपने जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस का देखिए तो ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो प्रोटोजोन्स एनिमल के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके अलावा अपन इसमें स्केलेटन की बात करें, कंकाल की 5 नंबर देख लेते हैं अपन। स्केलेटन, स्केलेटन कंकाल की बात करें अपन, तो इसमें कंकाल क्या होता है, इसमें बेसिकली जो स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, वो एब्सेंट होता है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे देखे गए हैं जिनके अंदर कंकाल के रूप में पेलिकल पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल भी पाया जाता है, कवच पाया जाता है। जैसे प्रोटोजोआ का एक ग्रुप होता है, आगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि एक ग्रुप होता है रेडियोलेरिया। रेडियोलेरिया में एक्सोस्केलेटन के रूप में सिलिका का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। अधिकांश में स्केलेटन होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनके अंदर सिलिका के रूप में क्या पाया जाता है, रेडियोलेरिया ग्रुप होता है ना, उसमें सिलिका का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। कंकाल वैसे एब्सेंट होता है। और कुछ में क्या पाया जाता है भाई, पेलिकल के रूप में कंकाल पाया जाता है और कुछ में सेल के रूप में। ठीक है, कंकाल हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि न्यूट्रिशन की बात करते हैं अपन। देखिए न्यूट्रिशन की यदि अपन बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन में इसमें इन एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक, होलोजोइक अमीबा होती है ना, अमीबा एनिमल होता है, इसमें अमीबा में होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। ठीक है ना, होलोजोइक का मतलब जंतुओं के समान। दूसरा इसमें मिक्सोट्रोफिक प्रकार का भी होता है, मिक्सोट्रोफिक, मिक्सोट्रोफिक प्रकार का भी क्या होता है, मिक्सोट्रोफिक मतलब पादप और जंतुओं के समान इसमें न्यूट्रिशन होता है। जैसे यूग्लिना, यूग्लिना की एक बात और बता दूं आपको, यूग्लिना जो एनिमल होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसको प्लांट, जंतु जगत और पादप जगत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो जंतुओं के समान होते हैं, कुछ पादप के समान होते हैं, इसलिए इसको जंतु पादप के जगत के बीच की कड़ी माना जाता है। तीसरा इसमें पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। जैसे प्लाज्मोडियम का नाम सुना आपने, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का नाम सुना। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मिक्सोट्रोफिक पैरासाइटिक प्रकार का न्यूट्रिशन, ये दूसरों पर निर्भर रहकर भी अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया। इसके बाद में क्या करते हैं, इन सदस्यों के अंदर क्या होता है, इन सदस्यों के अंदर क्या होता है, प्रोटोजोन्स के अंदर, कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर ऐसी संरचनाएं होती है, कोशिका मुख व कोशिका गुद। इन कुछ संरचनाएं होती है कोशिका मुख व कोशिका गुद। जैसे मैंने बताया कि इसकी क्लास फ्लैजिलेटा और सीलिएटा, दो जो क्लास के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर कोशिका मुख व कोशिका गुद पाया जाता है। कोशिका मुख मतलब एक ऐसी संरचना होती है जिसकी सहायता से वो मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं, वो कोशिका मुख होती है। ऐसी संरचना जिसकी सहायता से वो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते, कोशिका गुद होती है। क्योंकि इसमें ये सिंपल टाइप के एनिमल होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई सिस्टम तो पाया नहीं जाता है। जिस संरचना के द्वारा ये ग्रहण करेंगे वो कोशिका मुख हो गया, जिसके द्वारा जिस मतलब संरचना के द्वारा बाहर निकले वो कोशिका गुद हो गई। इसके अलावा इसमें जो डाइजेशन होता है भोजन का, जो ग्रहण किए गए भोजन का जो पाचन होता है, उसके लिए इन एनिमल की बॉडी के अंदर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, खाद्य धमनी बोलते हैं। खाद्य धमनी के अंदर इन भोजन जो भोजन ग्रहण किया गया है उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखो अपन इसके रेस्पायरेशन की बात करें, रेस्पायरेशन श्वसन की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का कोई सिस्टम तो होता नहीं है कि भाई जैसे अपन में लंग्स होते हैं, किसी में ट्रैकिया होते हैं, किसी के अंदर बुगलंग्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर सबके अंदर, जैसे किसी के अंदर गिल्स होते हैं। तो रेस्पायरेशन की अलग अलग संरचनाएं होती है एनिमल्स के अंदर, सभी के अंदर। तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई सिस्टम तो होता नहीं है। सिस्टम नहीं होता है तो शरीर की जो शारीरिक सतह होती है, ये जो बॉडी वॉल होती है, शरीर बॉडी सरफेस होती है, ये बोल सकते हैं अपन, बॉडी की जो सरफेस होती है, इस सरफेस के द्वारा ये क्या करते हैं, CO2 को बाहर रिमूव कर देते हैं और O2 को ग्रहण कर लेते हैं। कोई सिस्टम तो होता नहीं है। ठीक है ना। दूसरा अपन एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन,
भाई उत्सर्जन करें, भाई ये भोजन ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में इनमें क्या बनती है भाई, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इनमें अमोनिया बनती है। तो ये अमोनिया को क्या करते हैं, डायरेक्ट रूप से ही क्या करते हैं, बॉडी सरफेस के द्वारा क्या कर देंगे, ये डायरेक्ट रूप से ही अमोनिया को बाहर रिमूव कर देंगे। मतलब इनमें कोई किडनी नहीं पाई जाती है, इनको बाहर निकालने के लिए कोई भी संरचना, कोई स्पेसिफिक प्रकार की संरचना नहीं होती, बॉडी सरफेस के द्वारा ही क्या कर देते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को त्याग देते हैं। इसके अलावा इसमें ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब इसमें क्या होता है, जल के संतुलन के लिए क्या होता है भाई, ये एनिमल जल के अंदर पाए जाते हैं, तो जल के अंदर पाए जाते हैं, तो जल के संतुलन के लिए इनके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक वैक्यूल होती है, एक संकुचनशील रिक्तिका होती है। इस रिक्तिका की सहायता से वाटर का बैलेंस एंड साल्ट का बैलेंस किया जाता है। ये साल्ट एंड वाटर को रेगुलेट किया जाता है, इसके लिए इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो अपन बात करें, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। यदि अपन बात करें कि इसमें जनन की बात करें, तो इसमें जनन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, द्विखंडन विधि के द्वारा, भ्रूखंडन विधि के द्वारा और मुकुलन विधि के द्वारा इसमें क्या होता है, मतलब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि इसमें देखो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल होते हुए भी इनमें क्या होता है भाई, इनके अंदर जो मतलब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दो एनिमल, इनके अंदर क्या होते हैं, दो एनिमल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, अपना आनुवंशिक पदार्थ क्या करते हैं भी एक्सचेंज करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। अर्थात इसमें कंजुगेशन विधि के द्वारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंजुगेशन मेथड के द्वारा इसमें क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। संयुग्मन विधि के द्वारा कंजुगेशन रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो 11 नंबर का जो पॉइंट है या जितने भी नंबर का चल रहा है, इसमें अपन पढ़ेंगे लोकोमोशन की बात करें अपन, तो लोकोमोशन में क्या होता है कि लोकोमोशन का मीन्स होता है कि गति करना, मोमेंट करना। ये अपनी जब लोकेशन को चेंज करते हैं तो कौन से ऑर्गन की सहायता से करते हैं, तो लोकोमोशन जिन ऑर्गन की हेल्प से होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। तो इनके अंदर अपने जैसे कोई पैर वगैरह तो होते नहीं कि भाई सॉलिड मसल्स होती है, मसल्स वगैरह तो डेवलप ही नहीं होती, सिंपलेस्ट एनिमल है। तो इनके अंदर कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में गमनांक या बोल सकते हैं गमनांक, कुछ गमनांक होते हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जिनकी सहायता से अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि लोकेशन चेंज करते हैं। एक होती है सूडोपोडिया। अमीबा का नाम सुना है आपने? अमीबा में क्या होता है भाई, ये अमीबा है, जैसे ये अमीबा है। अमीबा में क्या होते हैं, अमीबा जिस दिशा में गति करता है उस दिशा के अंदर एक पेड़ जैसी संरचना को बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। इस एक पेड़ जैसी संरचना की सहायता से जिस दिशा में गमन करना चाहता है उस दिशा में गमन कर आसानी से कर लेता है, इसलिए इसमें क्या पाई जाती है, सूडोपोडिया नामक संरचनाएं पाई जाती है। दूसरा आपने नाम सुना होगा, सीलिया का नाम सुना होगा आपने। जो सिलीटा क्लास है, मैंने बताया था कि बताऊंगी इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन जो बताऊंगी। तो सिलीटा जो क्लास होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं, उसकी मेंबर सिलीटा में तो पैरामीशियम को रखा गया है। तो देखिए ये पैरामीशियम है, ठीक है ना। इसकी बॉडी के चारों ओर क्या पाई जाती है भाई, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इसकी बॉडी के चारों ओर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इनको बोलते हैं सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं, ये जो पैरामीशियम होता है वो वाटर के अंदर पाया जाता है जनरली। जब ये पैरामीशियम जिस दिशा के अंदर गति करता है तो इन सीलिया को उस दिशा में इन सीलिया को फैलाता है, अर्थात स्ट्रोक लगाते हैं। इनकी सहायता से पानी के ऊपर क्या करता है, ये धक्का लगाता है। इन सीलिया की सहायता से पानी के ऊपर धक्का लगाता है, जिससे पानी पीछे की ओर जाता है और बॉडी आगे की ओर जाती है। सीलिया की सहायता से स्ट्रोक लगाता है, 2 स्ट्रोक लगाता है, एक इफेक्टिव स्ट्रोक
और दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान पानी को पीछे की ओर धकेला जाता है और रिकवरी स्ट्रोक के दौरान सीलिया को रिकवर पहले वाली कंडीशन में वापस ले लिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है, इन सीलिया की सहायता से जो पैरामीशियम होता है, प्रोटोजोन्स जो एनुअल पैरामीशियम होता है, इसकी सहायता से गमन करता है। तीसरा होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला, यूग्लिना का नाम सुना होगा आपने, प्रोटोजोन्स ही है यूग्लिना। तो यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना एक प्रोटोजोन्स होता है, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। ये यूग्लिना होता है, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। एक तो चाबुक के समान होता है, एक होता है वो साइटोस्टोम, मुख तक ही सीमित रहता है। 2 फ्लैजिला होते हैं, साइटोस्टोम तक ही पाया जाता है, और एक होता है वो नीचे तक आता है। ये चाबुक के समान होता है। इस फ्लैजिला की सहायता से क्या किया जाता है भाई, इस फ्लैजिला की सहायता से पानी के ऊपर 2 स्ट्रोक लगाए जाते हैं, 2 प्रकार से धक्के लगाए जाते हैं। एक स्ट्रोक के दौरान पानी को पीछे की तरफ धकेला जाता है और दूसरे स्ट्रोक के दौरान ये जो फ्लैजिला है इसको अपनी पोजीशन में रिकवर कर लिया जाता है। इस प्रकार ये क्या करता है, इस प्रकार ये मतलब लोकोमोशन करता है, वाटर के अंदर गति करता है। कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं प्रोटोजोन्स में, कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, कोई गमनांक नहीं होती। क्यों, जैसे स्पोरोजोआ क्लास है, प्लाज्मोडियम होता है स्पोरोजोआ का, ठीक है ना। तो स्पोरोजोआ क्लास के अंदर तो कोई पैर होते ही नहीं। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो तो सारे के सारे मेंबर होते हैं। वो प्लाज्मोडियम होता है, वो पैरासाइटिक कंडीशन में पाया जाता है, दूसरों पर निर्भर रहकर जब अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको घूमने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इवोल्यूशन के दौरान उसमें पैर बने ही नहीं, सुडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं बना, तो वो क्या हो गए, उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट है अपना रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है भाई, रीजनरेशन की इनमें अपार क्षमता होती है। इन रीजनरेशन की इनमें अपार क्षमता होती है, क्योंकि ये अपनी बॉडी के जितने भी टुकड़े कर लेते हैं, तो जितने भी टुकड़े होते हैं, प्रत्येक टुकड़ा होता है वो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न कर सकता है, नए एक जीव को उत्पन्न करने की उनमें क्षमता पाई जाती है। इसलिए इन एनिमल्स को क्या, इन एनिमल्स के अंदर रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। अपन कह सकते हैं कि प्रोटोजोन्स की नेचुरल डेथ नहीं होती, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, ये अमर माने जाने वाले जंतु होते हैं। इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें 4 क्लासेज होती हैं, उनका कंपेरेटिव अकाउंट्स अपन चाहे। देखो, इस प्रोटोजोआ की 4 क्लास होती हैं। एक होती है सार्कोडीना, मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ और सीलिएटा। देखिए, इसमें अपन कैरेक्टर्स को यूज में लेकर इनका कंपेरेटिव अकाउंट्स पढ़ते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट जो कैरेक्टर लेते हैं अपन, लोकोमोटरी ऑर्गन या गमनांक लेते हैं, गमन करने वाले नहीं लेते हैं। तो इसमें सार्कोडीना क्लास होती है जिसमें अमीबा आता है, ठीक है ना। अपन एक एग्जाम्पल भी लेते जाते हैं साथ में। सिंपली ये एग्जाम्पल तो सब नहीं पढ़े होंगे। तो सार्कोडीना क्लास होती है, उसमें लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया पाई जाती है। मतलब एक आउट बॉडी से लोकोमोशन के समय एक आउटग्रोथ निकलती है, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। ऐसी ये अमीबा है, मतलब ये अमीबा, तो इसे एक आउटग्रोथ निकलती है, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, इसकी सहायता से लोकोमोशन करता है। तो लोकोमोटिव ऑर्गन के रूप में इनमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं। मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला। मैंने कहा कि ये यूग्लिना है, तो इस यूग्लिना के अंदर क्या होती है, फ्लैजिला पाई जाती है। 2 होती है फ्लैजिला, लेकिन एक साइटोस्टोम मुख तक ही सीमित रहती है, ठीक है ना। एक होती है चाबुक के समान होती है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। इसकी सहायता से लोकोमोशन करता है, पानी के ऊपर स्ट्रोक लगाते हैं। स्पोरोजोआ के अंदर क्या होता है, लोकोमोशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि ये पैरासाइटिक कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, बाह्य अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, तो गमन की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इवोल्यूशन के दौरान इनके अंदर गमनांक, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो गई भाई, अब्सेंट हो गई, ठीक है। सीलिएटा जो क्लास होती है, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में सीलिया पाए जाते हैं। मैंने ये कहा, ये पैरामीशियम है, इसकी बॉडी के चारों ओर हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं सीलिया। सीलिया की सहायता से पानी के अंदर क्या करते हैं, गमन करते हैं। दूसरा कैरेक्टर यदि न्यूक्लियस लेते हैं, तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि सार्कोडीना क्लास के अंदर क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। दूसरा जो फ्लैजिलेटा क्लास होती है, उसके अंदर क्या होता है, मैस्टिगोफोरा में न्यूक्लियस होता है, वो एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद स्पोरोजोआ के अंदर क्या आता है, प्लाज्मोडियम आता है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही हो सकता है या अनेक हो सकते हैं। इसके अलावा सीलिएटा के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, 1, 2 या अनेक हो सकते हैं। बेसिकली अपने पैरामीशियम पढ़ा है, तो पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रो होता है, छोटा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। तो इसमें न्यूक्लियस की ये कंडीशन पाई जाती है। इसके अलावा अपने यदि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन देखें,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सार्कोडीना क्लास और मैस्टिगोफोरा, मतलब यूग्लिना और अमीबा में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम मतलब सिलेटा और स्पोरोजोआ क्लास के अंदर क्या होता है, स्पोरोजोआ क्लास के अंदर क्या होता है, स्पोरोजोआ क्लास के अंदर ये स्पोरोजोआ सिलेटा क्लास के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दो एनिमल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और ये क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करने के बाद में सेपरेट हो जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अपन देखिए द्विविभाजन, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, जिसमें द्विविभाजन होता है वो अनुप्रस्थ होता है। सार्कोडीना में क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है और फ्लैजिलेटा के अंदर अनुलंब होता है और स्पोरोजोआ के अंदर द्विविभाजन नहीं पाया जाता। बॉडी दो भागों में द्विविभाजन नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें सिलेटा के अंदर क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ प्रकार से ये द्विविभाजन युक्त पाया जाता है। इसके बाद में अपन पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो सार्कोडीना क्लास के अंदर होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये पैरासाइटिक प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक मतलब जंतुओं के समान प्राणी संभोजी प्रकार का या परजीवी प्रकार का होता है, होलोजोइक बोलते हैं इसमें इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है, दूसरा जो मैस्टिगोफोरा होती है या मैस्टिगोफोरा होती है, इसमें क्या होता है, मिक्सोट्रोफिक प्रकार का होता है। मिक्सोट्रोफिक का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, प्लांट एंड जंतुओं के समान न्यूट्रिशन होता है या परजीवी अवस्था के अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसके जो ऑल मेंबर्स होते हैं इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है वो पैरासाइटिक ही होता है। इसके जो ऑल मेंबर्स होते हैं वो पैरासाइटिक कंडीशन के अंदर ही क्या करते हैं भाई, न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके कुछ मेंबर तो मिक्सोट्रोफिक प्रकार से न्यूट्रिशन लेते हैं, कुछ पैरासाइटिक कंडीशन लेते हैं, लेकिन इसके जो ऑल मेंबर्स होते हैं वो पैरासाइटिक कंडीशन के अंदर न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, सिलिटा के अंदर कुछ तो पैरासाइटिक कंडीशन में लेते हैं, कुछ प्राणी संभोजी या होलोजिक प्रकार से न्यूट्रिशन करते हैं। होती पेलिकल, पेलिकल होती है एक एक्सोस्केलेटन होता है। वैसे स्केलेटन इसमें एब्सेंट होता है, प्रोटोजोन्स में स्केलेटन एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेलिकल के रूप में स्केलेटन पाया जाता है, पेलिकल के रूप में। लेकिन यदि अपन देखें पेलिकल की बात करें तो सार्कोडीना क्लास के अंदर पेलिकल एब्सेंट होता है। बाकी 3 क्लास होती है इनके अंदर पेलिकल, बॉडी की चारों ओर जो कवरिंग होती है वो पेलिकल्स की बनी होती है, इसको बोलते हैं पेलिकल। बॉडी की चारों ओर जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं पेलिकल। तो इसमें बॉडी की चारों ओर एक्सोस्केलेटन के रूप में, बाह्य कंकाल के रूप में क्या पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है। तीनों क्लास में पाई जाती है, सार्कोडीना में एब्सेंट होती है। इसके बारे में अपन बात करें कोशिका मुख और कोशिका गुद। मैंने बताया 2 संरचनाएं होती हैं, एक संरचना की सहायता से भोजन को ग्रहण किया जाता है, दूसरी संरचना की सहायता से शरीर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। जैसे अपना माउथ होता है, एनएस होता है, माउथ की सहायता से अपन भोजन को ग्रहण करते हैं, एनएस की सहायता से वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं। उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि इसमें सार्कोडीना क्लास और स्पोरोजोआ के अंदर क्या होते हैं, ये कोशिका मुख और कोशिका गुद क्या होती है, एब्सेंट होती है। बाकी ये फ्लैजिलेटा और सिलेटा के अंदर ये दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट होता है वो एक सीलिया के समान संरचना होती है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है। तो वही सीलिया के समान संरचना होती है तो सिलेटा क्लास में ये पाई जाएगी, सिलेटा क्लास के अंदर पाई जाएगी। बाकी ये क्लासों के अंदर क्या होगी, अनुपस्थित होगी, बाकी क्लासों में ये अनुपस्थित होगी। बस ओनली क्या होती है, ये सिलेटा क्लास के अंदर ही ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अपन इसका ये क्या होता है, अमीबा होता है, यूग्लिना होता है और स्पोरोजोआ का प्लाज्मोडियम और सिलेटा का पैरामीशियम एग्जाम्पल के रूप में होता है। देखिए इसके बारे में बताती हूँ आपको, ये एग्जाम्पल नहीं होते प्रोटोजोआ, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स की बात करें तो सार्कोडीना के अंदर यदि अपनी बात करें तो एंट अमीबा होता है, यूग्लाइफा होता है। अदर एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एंट अमीबा होता है वो पैचिस रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। क्लास सेकंड की बात करें फ्लैजिलेटा, इसकी 2 सब क्लास होती है, एक तो फाइटोमेस्टिगोफोरा होती है, एक होती है जूमेस्टिगोफोरा। इसमें क्या होता है, इसमें जो फाइटो में जो जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं वो प्लांट्स के समान कैरेक्टर्स को शो करते हैं, जबकि जूमेस्टिगोफोरा के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स के समान ही कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जो प्लांट्स का कैरेक्टर होता है। इसमें जो फूड होता है, स्टोरेज फूड होता है वो स्टार्च के रूप में इनके रूप में, एक मिनट, हाँ, इनके ये जो फाइटोमेस्टिगोफोरा होते हैं इसमें जो फूड होता है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है, स्टोरेज फूड, ठीक है। इनमें ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है और प्लास्टिड क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनमें क्या होती है, फ्लैजिला होती है वो 1 या 2 होती है, इसमें फ्लैजिला होती है 1 से अधिक फ्लैजिला पाई जाती है। इसके अंदर वॉलवॉक्स आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है, उसमें क्या होता है ट्राइकोमोनास और लिशमानिया और ट्रेपेनोसोम आता है। अब आप देखिए आप ये कहोगे वॉलवॉक्स तो सेवाल है, क्लेमाइडोमोनास तो सेवाल है, लेकिन सेवाल को एनिमल किंगडम प्रोटोजोआ में कैसे रख दिया। मैं पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें क्या किया गया कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें जिन एनिमल के अंदर फ्लैजिला थे ना
उनको प्रोटोजोआ में रख दिया गया था। जिनके अंदर फ्लैजिला थे ना, तो फ्लैजिला की सहायता से क्या कर दिया गया, इसमें रख दिया गया। लेकिन ये प्लांट्स के कैरेक्टर्स थे, ठीक है ना। लेकिन ये पहले का क्लासिफिकेशन था जिसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, इनको एनिमल्स को रख दिया गया, प्रेजेंट में नहीं है। थर्ड जो क्लास होती है वो होती है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर भाई प्लाज्मोडियम तो बेसिक पढ़ लिया अपन ने। एक होता है मोनोसिस्टिस, होता है बेबेसिया होता है, मोनोसिस्टिस और बेबेसिया आता है। और फोर्थ क्लास होती है सिलिएटा, जिसमें पैरामीसिन तो बेसिकली आता ही आता है, पैरामीसिन तो बेसिकली आता ही आता है। इसके अलावा इसमें क्या आते हैं, बैलेंटिडियम आता है और वर्टिसेला आता है। इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।